नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम से ख़ास तौर पर ब्रेकिंग न्यूज़ हो या ख़ास ख़बरें हो या फिर आप देखेंगे कि ख़बर ख्याल हो, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक से करते हैं। और रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर जो हदीस मुबारक शाये होती है वो हम नाज़रीन के सामने पेश करते हैं। तो बहरहाल आज की जो हदीस शरीफ का सवाल है, तो आपको बता दें कि रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर आज जो हदीस शरीफ शाये हुई है वो कुछ इस तरह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए क़ैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। तो बहरहाल नाज़रीन, इंसान को मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला के आगे हाथ फैलाना चाहिए। तो बहरहाल आप देखेंगे कि ये जो दुनिया है वो आज़माइशी का एक मुकाम है और यहाँ पर इंसान का इम्तिहान लिया जाता है। तो बहरहाल ये जो है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि दुनिया मोमिन के लिए क़ैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो बहरहाल नाज़रीन, आप अंदाज़ा कीजिए कि आज की जो ख़बरों का सवाल है, ब्रेकिंग न्यूज़ का जो सवाल है, आपको भी बता दें कि नाज़रीन, जहाँ तक ख़बरों का सवाल है और ख़बरों के मामले में आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका हो या इसराइल हो, उसकी जो जंग है वो तकरीबन 37वें दिन में दाखिल हो चुकी है। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि इन 37 दिनों के दौरान जो ईरान का नुकसान हुआ है उससे कहीं ज़्यादा सारी दुनिया का नुकसान हुआ है। इसराइल का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, यहाँ तक कि अमेरिका भी इस नुकसान से नहीं बच सका और जंग के असरात से नहीं बच सका। अब ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूँ कि कल ईरान के लिए बहुत अच्छा दिन रहा, जबकि अमेरिका के लिए बहुत ही तबाहकुन बल्कि मायूस कुन दिन रहा, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के 1-2 नहीं बल्कि 3 तैयारों को मार गिराया। और ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका व इसराइल ने 2 पायलट्स को बचा लिया है, लेकिन एक पायलट लापता बताया जाता है और उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। और ईरानी हुकाम ने उस पायलट की यानी अमेरिकी पायलट की तलाश में मदद करने वालों या फिर उस अमेरिकी पायलट का पता बताने वालों को तकरीबन $66,100 अमेरिकी यानी डॉलर का इनाम देने का ऐलान कर दिया है। अब देखना यह है कि ये जो तैयारी गिरे हैं ये तीनों के तीनों ईरान के हुदूद में गिरे हैं और देखना है कि वो अमेरिकी पायलट कहाँ है या ज़िंदा भी है या मर गया है, ये भी देखने वाली बात है। अगर ज़िंदा पकड़ा गया तो फिर मैं समझता हूँ कि ईरान के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। वैसे भी आपको नाज़रीन बताना ज़रूरी है कि ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने मुत्तहिदा अरब इमारात के एक खुफिया मुकाम पर अमेरिकी फ़ौजियों की जारी मीटिंग पर हमला किया यानी मिसाइल हमला किया, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 37 जो अमेरिकी सिपाही है वो अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए हैं। जहाँ तक ईरान की जानिब से अमेरिकी तैयारी गिराने का सवाल है, तो आपको बता दूँ कि ईरान की जानिब से जो अमेरिकी तैयारी गिराए गए हैं वो F-15 है, F-35 है और A-10 है। और अमेरिका ख़ुद परेशान है कि किस तरह ईरान ने इन तैयारों को मार गिराया है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक इस जंग का सवाल है, ये अमेरिका की जंग नहीं है, बल्कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ़ बनाकर इस जंग में उतारा गया है। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं इसके लिए गज़ा का जो खसाई है नेतन्याहू वो ज़िम्मेदार है और उसी की वजह से आज सारी दुनिया में बेचैनी फैली हुई है। आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह गज़ा में अमेरिका की मदद से नेतन्याहू ने यानी खून रेज़ी की, क़त्लेआम किया फ़लस्तीनियों का, उनकी नस्ली तत्हीर की और आपने देखा कि 77,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया, जिसमें बच्चों की और ख़वातीन की तादाद अक्सरियत है। यहाँ तक कि 4 लाख से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए, जिनमें भी जो 50% लोग हैं वो तो मुस्तकिल तौर पर माज़ूर हो चुके हैं। तो ये जो खबर हम आपको सुनाए और एक और ख़बर इसके साथ ईरान के साथ ये भी आ रही है कि ईरान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा जो हैं कमाल खर्राज़ी वो शहीद हो चुके हैं क्योंकि वो ज़ख्मी हो गए थे। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अली लारीजानी जो ईरानी सिक्योरिटी सरबराह थे वो भी शहीद हुए। और सबसे बड़ी शहादत थी वो तो ईरान के रहबर आला अली ख़ामेनी की थी। आज भी ईरानियों को उनकी शहादत पर बहुत ज़्यादा अफसोस है और वो इस बात पर निदामत का इज़हार कर रहे हैं कि हम अपने रहबर आला यानी सैयद अली ख़ामेनी को बचा नहीं सके। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक बचाने का सवाल है ये तो अल्लाह के हाथ में है। जब जिसे शहादत नसीब होना होती है तो वो शहादत नसीब होकर रहती है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ तक जंग के असरात का सवाल है, पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है और पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें ये कहा यह जा रहा है कि पेट्रोल फी लीटर 458 रुपये हो गया है। लेकिन अब वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि कम अज़ कम इसकी कीमत में
30 سے زائد روپے کی کمی کریں گے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ پاکستان فی الوقت بہت پریشان ہے، پیسے بھی قرضدار ہے، اس کے قرضوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، عجیب و غریب وہاں پر بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ عمران خان کی گرفتاری اور پھر ان کی بیوی کی گرفتاری، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح انہیں قید میں رکھا گیا ہے۔ حالانکہ عالمی سطح پر کئی تنظیموں نے انہیں رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا کہ یہ سیاسی قیدی ہیں، ان سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ بھی خود ناراض ہے عمران خان سے، اور امریکی کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام دشمن جو طاقتیں ہیں وہ تمام کی تمام عمران خان کو پسند نہیں کرتی، تو ایسے میں عمران خان اب جیل میں ہی رہیں گے یہ کہا جا رہا ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہاں تو مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہندوستان کا بھی برا حال ہے، خاص طور پر جنگ کے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں ہندوستان میں۔ آپ کو بتا دوں کہ کانگریس کی جو ترجمان ہے بہت ہی شعلہ بیاں مقرر بھی ہے، اور اس طرح کے اعداد و شمار پیش کرتی ہے کہ بی جے پی والے پریشان ہو جاتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں، اور وہ خود جواب نہیں دے پاتے۔ مثال کے طور پر سپریا شرنیٹ نے واضح طور پر کہا ہے کہ نریندر مودی حکومت نے کمرشل گیس کی قیمت میں، گیس سلنڈر کی قیمت میں خاموشی کے ساتھ 218 روپے کا اضافہ کر دیا، اور یکم اپریل سے اس پر عمل آوری بھی شروع کر دی گئی ہے۔ تو بہرحال آپ اندازہ کیجئے کہ آج 4 اپریل ہے، اور ایسے میں حکومت کو کس قدر فائدہ ہو رہا ہوگا۔ 218 روپے کا اضافہ کیا ہے کہ کمرشل گیس سلنڈر پر، جبکہ پریمیم پیٹرول پر بتایا جاتا ہے کہ 11 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بتا دوں کہ جہاں تک پریمیم ڈیزل ہے اس پر 1.5 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ لیکن سب سے بری بات میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ ہے ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ سپریا شرنیٹ نے یہ بھی کہا کہ ادویات کا ایک نہیں دو نہیں بلکہ 900 ادویات، جس میں آپ دیکھیں گے کہ کینسر کی ادویات ہے، اس میں کڈنی جو ہے یعنی گردے کے عارضے کے، لیور کے عارضے کی جو ادویات ہیں ان میں اضافہ کیا گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان ادویات کی قیمتوں میں 20% سے لے کر 186% تک زبردست اضافہ کیا گیا ہے۔ تو بہرحال فی الوقت ہندوستان کا فارما جو سیکٹر ہے وہ کافی پریشان ہے۔ کل بھی ہم ایک رپورٹ پڑھ رہے تھے ناظرین، جس میں بتایا گیا ہے کہ جو چکن یعنی لکھنؤ کی جو چکن یعنی صنعت ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ خاص طور پر کڑھائی کے جو کام ہوتے ہیں اور جو کپڑوں پر کڑھائی و بنائی کی جاتی ہے، چکن سازی کی جاتی ہے، اس پر بہت زیادہ اثر پڑا ہے، اور یہ صنعت ایسا لگتا ہے کہ بیمار ہو گئی ہے۔ دوسری طرف شیشہ کی جو صنعت ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ اس معاملے میں اتر پردیش کافی شہرت رکھتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ صنعتوں کے متاثر ہونے کی سب سے بڑی وجہ قدرتی گیس کی قلت ہے، تو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے ہر روز ہندوستان کو۔ اس سلسلے میں بھی ایک رپورٹ آئی ہے۔ جہاں تک ادویات کا سوال ہے، آپ دیکھیں گے کہ عام آدمی، خاص طور پر جو متوسط طبقہ ہوتا ہے، غریب طبقہ ہوتا ہے، ادویات خریدنے کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ 20% سے لے کر 186% تک اضافہ کیا جا رہا ہے، جو خطرناک بات ہے۔ ویسے بھی ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں تلنگانہ میں جو سیاسی ہلچل پائی جاتی ہے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ جگتیال کا جو حلقہ اسمبلی ہے وہاں پر جس انداز میں حالات یعنی کانگریس میں نعرہ سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جیون ریڈی جو کانگریس کے جیون بھر کانگریس کے ساتھ رہے، انہوں نے اپنے ساتھ ناانصافی، اپنے گروپ کے ساتھ ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے اب کانگریس کو چھوڑ کر بی آر ایس میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 13 اپریل کو وہ کانگریس میں شمولیت اختیار کریں گے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور ویسے بھی کانگریس سے استعفیٰ کے بعد اب یہی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی کہ بی آر ایس انہیں اپنی پارٹی میں شامل کر سکتی ہے، اور جیون ریڈی یہ بھی بتا دوں کہ وہ بھی بہت ہی سرگرم سے اپنے جو حامی ہیں ان کے ساتھ سرگرم مشاورت میں مصروف ہو گئے تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کچھ بھی فیصلہ کریں گے پارٹی کے ان کے جو حامی ہیں ان کے حامیوں کی فیصلے کی یعنی ان کے مشورے کے بغیر وہ فیصلہ نہیں کریں گے، اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے۔
वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक गैस सिलेंडर का सवाल है, आपको बता दूं कि गैस सिलेंडर्स की किल्लत पाई जाती है, हिंदुस्तान में गैस की किल्लत पाई जाती है और इसकी वजह आबनाए हुर्मुज़ है। आबनाए हुर्मुज़ के बारे में डोनाल्ड ट्रंप का एक ताज़ा तरीन बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आबनाए हुर्मुज़ को खुलवा सकते हैं, खोल सकते हैं, इस तरह की बात उन्होंने की है। लेकिन हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि किस तरह उन्होंने यूरोपीय यूनियन को निशाना बनाया, नेटो को निशाना बनाया, यानी नेटो के तकरीबन 32 रुकन ममालिक है उनको निशाना बनाते हुए कहा कि अब हम आपकी मदद नहीं करेंगे और आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। आप अंदाज़ा कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप फिल वक्त बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि ईरान के बारे में जिस तरह के इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने खुश फहमी का इज़हार किया था, गलत इत्तलात फराहम की थी, उसके बाद आप देखेंगे कि उस गलतफहमी के नतीजे में अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हर दिन अमेरिका का $2 अरब का नुकसान हो रहा है, जबकि इसराइल का ही इतना ही नुकसान हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कम अज़ कम $180 अरब का अब तक इन दोनों मुल्कों को नुकसान हो चुका है, जबकि मशरिक़ वस्ता के ममालिक के बारे में कहा जा रहा है कि इनका नुकसान $300 अरब तक हो सकता है। तो बहरहाल $300 अरब कोई मामूली बात नहीं है। कई मईशतें, बड़ी बड़ी मईशतें ठहर सकती हैं। तो ये बहुत बदबख्ती की, बदकिस्मती की बात है कि अमेरिका और इसराइल मुस्लिम ममालिक को एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे गैस सिलेंडर्स की, तो ये कहा जा रहा है कि रियासत में यानी गैस सिलेंडर्स की ब्लैक मेलिंग हो रही है और ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि होटल इंडस्ट्री जिस तरह परेशान हुई है, बहरान का शिकार हुई है। अब अक्सर होटलों में लकड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा है। लकड़ी का इस्तेमाल ठीक है, लेकिन कोयले के इस्तेमाल से आलूदगी बढ़ने का इजाफा है और इसके लिए मोदी हुकूमत ज़िम्मेदार होगी, ये वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक एक $1100 का जो सिलेंडर है, अब ये कहा जा रहा है कि $6000 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। वैसे भी मोदी हुकूमत ने, जैसा कि मैंने आपको बताया है, कि $218 का इजाफा कर दिया है एक कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में, और गैस सिलेंडर की कीमत अब जो ब्लैक में जा रही है वो $6000 तक फ़रोख्त हो रहा है। वैसे भी अगर गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा होता है या फिर ब्लैक मेलिंग और ब्लैक किया जाता है उसकी, तो ऐसे में आपको बताना ज़रूरी है कि किस तरह के हालात हिंदुस्तान में पैदा हो गए हैं। ख़ुद आप शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ गैस स्टेशन पर जाकर देखिए, गैस एजेंसीज़ पर जाकर देखिए, लोगों की कतारें लगी हुई हैं और ख़ास तौर पर गैस स्टेशन पर तो ऐसा लगता है कि कई किलोमीटर तक ऑटोज़ की कतारें लगी हुई हैं। इस सिलसिले में ऑटो ड्राइवर्स का कहना है कि वो भी कीमतें बढ़ा रहे हैं। और जहाँ तक होटल्स का सवाल है, अब देखिए कि आने वाले दिनों में अशियाए महतियाज हो या अशियाए ज़रूरिया हो उसकी कीमत में बहुत इजाफा हो सकता है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि अप्रैल के महीने में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 रियासतों के इंतखाबात है और एक मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाके का में असम्बली इंतखाबात होने वाले हैं। और आपको ये बताना ज़रूरी है कि इन रियासतों में केरला है, तमिलनाडु है, आसाम है और मगरबी बंगाल है, जबकि पुडुचेरी मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाका है और वहाँ पर जो हुकूमत है बीजेपी उस हुकूमत के इत्तेहादी है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि इन 4 रियासतों में और वो उस मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाके पुडुचेरी में इंतखाबात के यानी कि क्या नताइज ज़ाहिर करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि मगरबी बंगाल पर तमाम की तवज्जो मरकूज़ हो गई है और वहाँ इसलिए तवज्जो मरकूज़ हो गई है कि ममता बनर्जी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि उनकी पार्टी को यानी टीएमसी को न सिर्फ बीजेपी के साथ बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ भी मुकाबला करना है और जो निफाज कानून की एजेंसियाँ उनसे भी मुकाबला करना है, बीजेपी से मुकाबला करना है, कांग्रेस से भी मुकाबला उनका है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम ने भी वहाँ पर मैदान में उतर पड़ी है। हुमायूं कबीर जिसने बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रखा, बाबरी मस्जिद तामीर करने का, तो बहरहाल उसके साथ असदुद्दीन अवैसी ने इत्तेहाद किया है। अब देखना यह है कि वहाँ पर असदुद्दीन अवैसी को कितने सीटों पर कामयाबी मिलती है। जबकि बीजेपी के बारे में हम आपको बता दें कि 290 से ज़ायद रुकनी असम्बली में बीजेपी ने गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में सिर्फ 77 नशस्तें हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। अब देखना यह है कि बीजेपी अपना स्कोर बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ममता बनर्जी ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन को मकतूब भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा
नाम है जिस तरह फर्जी वोटर्स को लाकर इंतखाबात में कामयाबी हासिल की गई थी, बीजेपी के हक़ में फैसले दिए गए थे, उसी तरह मगरबी बंगाल में फर्जी वोटर्स लाए जा रहे हैं बीजेपी ज़ेर इख्तियार रियासतों से, ख़ासतौर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान से। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही हुक्मरान जमात के साथ साठ गांठ कर ले या फिर साजबाज कर ले तो फिर ये इंतखाबात करवाने का मकसद ही पौत हो जाता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ममता बनर्जी खातून होने के बावजूद भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी का मर्दाना वार मुकाबला कर रही है, एक शेरनी की तरह मुकाबला कर रही है, और उनके सामने यानी ममता बनर्जी के सामने सब भेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ममता बनर्जी के हौसले बुलंद हैं और ममता बनर्जी पर करप्शन का एक इल्ज़ाम भी नहीं है और एक दब्बा भी नहीं है, और उनकी सादा सीधा जो ज़िंदगी है, जो सादगी उन्होंने इख्तियार की है, वो भी अवाम के लिए कशिश का बायस बनी हुई है और अवाम उनके हक़ में फैसले करती है। लेकिन नाज़रीन एक बात बता दूं कि ममता बनर्जी का सवाल हो या फिर मगरबी बंगाल की सियासत का सवाल हो, वहाँ पर जो अवाम है वो सियासी जमातों को बहुत ज़्यादा अरसा इक़्तिदार पर रखती है। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि तकरीबन यानी आज़ादी के बाद 30 वर्षों तक कांग्रेस इक़्तिदार में रही, फिर 30 से ज़ायद यानी 33 ईयर्स तक आपने देखा कि किस तरह कम्युनिस्टों का इक़्तिदार रहा और अब ममता बनर्जी का इक़्तिदार है। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी चौथी मरतबा कामयाब होती हैं या नहीं है, लेकिन बीजेपी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि किसी ना किसी तरह ममता बनर्जी को हटा दिया जाए, वहाँ से इक़्तिदार छीन कर अपने हाथों में कर लिया जाए। अब देखना यह है कि ममता बनर्जी क्या करती हैं और कैसे करती हैं। एक बात ज़रूर है नाज़रीन कि जहाँ तक ममता बनर्जी का सवाल है, ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नींद हराम कर रख दी है, और नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि किस तरह के वाक़यात यानी नरेंद्र मोदी के हुकूमत में हो रहे हैं। बस भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक हेट क्राइम्स का सवाल है यानी नफरत अंगेज़ जराइम का सवाल है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो या ईसाइयों के ख़िलाफ़ हो, एक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है जिसमें बताया गया है कि पिछले 67 दिनों में हेट क्राइम्स के 28 वाक़यात पेश आए हैं। और ख़ास तौर पर आपको बता दूँ कि अक़लियतों के ख़िलाफ़, हमारे मुल्क में अक़लियतों के ख़िलाफ़ हेट क्राइम्स की तादाद में या उनकी शरह में 60% का इजाफा हुआ है। ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत ही ख़तरनाक बात है और इस सिलसिले में मोदी हुकूमत ही ज़िम्मेदार करार दी जाती है। अब देखना ये है कि क्या होता है। लेकिन नाज़रीन एक बात बता दूं कि जहां तक मैंने आपको बताया कि किस तरह रियासत तेलंगाना में ब्लैकमेलिंग हो रही है गैस सिलेंडर्स की, तो इस सिलसिले में महकमा सिविल सप्लाईज़ ने कई मुकामात पर दावे करते हुए एक नहीं तो नहीं बल्कि तकरीबन 3699 LPG सिलेंडर्स को ज़ब्त कर लिया है। अब अंदाज़े कीजिए 3699 यानी 3700 सिलेंडर्स अगर ज़ब्त किए जाते हैं तो कोई ये मामूली बात नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्लैक मार्केटिंग ज़ोरों पर चल रही है। जहाँ तक आपको बता दूँ कि अक़लियतों के ख़िलाफ़ हेट क्राइम का सवाल है तो 67 दिन में 28 वाक़यात पेश आए हैं और 60% इस तरह के वाक़यात में इजाफा हुआ है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है, ये बहुत ही ख़तरनाक रुझान है। इस सिलसिले में आवाम को बहुत ज़्यादा चौकस रहना चाहिए और हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहज़ीब है उसको फ़रोग़ देने की कोशिशों में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि नाज़रीन जहाँ तक किसी भी मुल्क की तरक्की व खुशहाली का सवाल होता है तो वहाँ ये देखा जाता है कि अमन का क्या हाल है, अक़लियतों के साथ किस तरह का सलूक रवा रखा जाता है, क्या अक़लियतों को पर जुल्म किया जाता है या फिर अक़लियतों को के साथ इंसाफ किया जाता है, मसावात यानी मसावियाना सलूक होता है, ये देखा जाता है। एक अच्छी बात यह है कि हमारा दस्तूर जो है वो बहुत अच्छा है और दुनिया के बेहतरीन दस्तूरों में यानी आइन जो हैं उनमें उसका शुमार होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप देखेंगे कि हुकूमतों की सरपरस्ती में फ़िरक़ा परस्त जो दरिंदे हैं वो बकवास करते जाते हैं, वो भोंकते जाते हैं और गरीब जो लोग होते हैं यानी ख़ास तौर पर आप देखेंगे अक़लियतें हों या फिर दलित हों या फिर ईसाई हों उन या मुसलमान हों, तमाम को ये सताते हैं। हाल अरसे के दौरान मॉब लिंचिंग के भी वाक़यात पेश आ चुके हैं और इस पर काबू पाने में रियासती हुकूमतें हों या मरकज़ी हुकूमत हो बिल्कुल या तौर पर नाकाम हो गई हैं। और आपको ये भी बता दूँ कि ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश में ये इल्ज़ाम किया जा रहा है कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ मुस्लिम दुश्मनी के लिए काफ़ी बदनाम है और वो मुख्तलिफ बहानों से उनकी पुलिस जो है वो मुसलमानों को निशाना बना रही है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश पुलिस का किरदार पर न सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि आलमी सतह पर भी उंगलियां उठाई गई हैं, सवालात किए गए हैं और हालिया अरसे के दौरान USI
CRF ایک یعنی مذہبی جو آزادی سے متعلق کمیٹی ہے، اس نے ایک رپورٹ پیش کی جس میں ہندوستان کو خاص تشویش کے ملکوں میں شامل کیا گیا ہے، اور ایک نہیں دو نہیں بلکہ تقریباً 7 سالوں سے یا 7 برسوں سے ہندوستان کو اس طرح کی فہرست میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تجویز جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پیش کی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کارروائی کرتے ہیں۔ ویسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ فی الوقت ایران میں پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے اپنے دوست نیتن یاہو نے انہیں پوری طرح پھنسا دیا ہے۔ اب امریکہ کی معیشت بھی اب جواب دینے لگی ہے۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک امریکہ کا سوال ہے، امریکہ پر فی الوقت 38 to 39 کھرب ڈالرز کے قرض ہیں، اور آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح یہ قرض وہ اتارے گا۔ جہاں تک چین کا سوال ہے، چین پر جو قرض ہے وہ 18 ارب ڈالر کے کھرب ڈالر بتایا جاتا ہے، لیکن ایک بات ہے کہ چین نے جو قرض دے رکھا ہے دنیا کے مختلف ممالک کو، اگر وہ قرض حاصل کرتا ہے تو چین فائدے میں ہی رہے گا، لیکن چین قرض دیتے ہوئے اپنے دنیا کو اپنے فیور میں کر رہا ہے، اور امریکہ سے لوگ خاص طور پر جو دنیا ہے وہ بیداری کا اظہار کر رہی ہیں۔ اور خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو امریکہ کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے، امریکی چھوی کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے، امریکی چھوی کو متاثر کر کے رکھ دیا ہے۔ اب تو امریکی حکومت پر کوئی بھروسہ بھی نہیں کر رہا ہے۔ اسی طرح جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں کو لوگ سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ بیچارہ بکتا رہتا ہے، بیچارہ عجیب و غریب حرکتیں کرتے رہتا ہے، کبھی ڈانس تو کبھی ناچ، عجیب و غریب حرکتیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ہوتے ہیں، ان کا لب و لہجہ بھی عجیب و غریب ہوتا ہے۔ تو بہرحال آپ کو بتا دیں کہ یہ جو ریاست تلنگانہ میں گیس سلنڈرز کی بلیک میں مارکیٹنگ ہو رہی ہے، اس کی وجہ بھی ایران جنگ ہے، اس کی وجہ ہی ایران جنگ ہے۔ تو بہرحال اس سلسلے میں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری ریاستی حکومت اور محکمہ سول سپلائز کیا کرتے ہیں۔ مسٹر اتم کمار ریڈی وزیر سول سپلائز ہیں، انہوں نے بھی واضح طور پر کہا ہے کہ عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عوام پر توجہ نہیں دینا چاہیے، اور ریاستی حکومت عوام کی بہبود کے لیے، عوام کے مفادات کی نگہبانی کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے۔ اور ان کی حکومت نے ریاست میں گیس سلنڈرز کی قلت کو دیکھتے ہوئے مرکزی حکومت کو مکتوب بھی لکھا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے خود صحافیوں سے بات بھی کی ہے۔ تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک گیس سلنڈرز کا سوال ہے، آپ کو یہ دیکھنا چاہیے اگر آپ کے پاس گیس سلنڈر نہیں ہے تو فوری آپ بک کروا لیجئے، اور وہ بھی 25 دن کے بعد یا 35 دن کے بعد گیس سلنڈرز آپ کو مل رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی آبنائے ہرمز کھل جائے گی تو آپ سمجھیے کہ ہندوستان میں گیس سلنڈرز کی یا قدرتی گیس کی کوئی یعنی قلت نہیں رہے گی۔ ویسے فی الوقت وزیر اعظم نریندر مودی کافی پریشان ہیں ایران جنگ کو لے کر، وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ جبکہ ناظرین ایک اور خبر آ رہی ہے، اور تازہ خبر یہ ہے کہ ایران کے اور امریکہ کے درمیان مصالحت کرانے کی جو کوششیں پاکستان کر رہا تھا وہ ناکام ہو گئی ہیں۔ اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اسلام آباد میں بات چیت کروانے والے تھا پاکستان ایرانی اور امریکی نمائندوں کے ذریعے کی، لیکن اب وہ بات چیت نہیں ہوگی، اور جو مرحلہ ہے پاکستان کو جو موقع دیا تھا ثالثی کا وہ اس میں ناکام رہا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ترکیہ یا مصر میں امریکہ اور ایرانی نمائندوں کے درمیان بات چیت ہوگی، لیکن ایران نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ امریکی جو شرائط ہیں، امریکی جو کنڈیشنز ہے وہ نامعقول ہیں، وہ معقولیت پر مبنی نہیں ہے، اس لیے ہم ان کنڈیشنز کو، ان شرائط کو مسترد کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اب امریکہ بہت ہی پریشان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ کیا کرتا ہے۔ لیکن آبنائے ہرمز کو جہاں تک کھولنے کا سوال ہے، ناظرین آپ کو بتا دوں کہ یہ دنیا کی سب سے تنگ آبی گزرگاہ ہے، جہاں سے دنیا کا 20% تیل اور گیس گزرتی ہے۔ اور آپ کو یہ بتانا ضروری ہے 60% گیس اور 20% تیل وہاں سے گزرتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آبنائے ہرمز میں اگر ایک مرتبہ کوئی یعنی جہاز داخل ہوتا ہے تو اسے باہر نکلنے کے لیے، دوسری طرف نکلنے کے لیے 7 سے 8 گھنٹے کا وقت لگ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے کیا کریں گے۔ انہوں نے تو ایران کو واضح طور پر دھمکی دے دی ہے کہ ہم آپ کے انرجی پلانٹس کو یا انرجی کی جو توانائی کی تنصیبات ہے اس کو نشانہ بنائیں گے۔ ڈی سیلینیشن جو پلانٹس ہے، یعنی پانی سے نمک نکال کر میٹھا پانی بنایا جاتا ہے، نمکین پانی کو، ان ڈی سیلینیشن پلانٹس کو نشانہ بنائیں گے۔ تو جواب میں ایران نے بھی کہا ہے کہ اگر امریکہ اس طرح کرتا ہے تو پھر ہم خاص طور پر متحدہ عرب امارات
اور دوسرے خلیجی ممالک کو نشانہ بنائیں گے، وہاں کے ڈی سیلینیشن کو، وہاں کے انرجی پروجیکٹس کو، وہاں کے تیل کے کنووں کو نشانہ بنائیں گے۔ اس طرح کی بات ایران نے کی ہے، ایران نے دھمکی دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران اس دھمکی پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ جہاں تک اس طرح کی خبروں کا سوال ہے، ہم نے آپ کو ایران کے بارے میں بتایا اور ریاست تلنگانہ میں کیا ہو رہا ہے، گیس سلنڈرز کی کس طرح بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے، اور تقریباً آپ نے دیکھا کہ 3699 یعنی 3700 گیس سلنڈرز ضبط کیے گئے ہیں، یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح ہوٹل انڈسٹری بحران کا شکار ہو چکی ہے۔ بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام بریکنگ نیوز اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔